प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना कार्य किया पूरा। रोवर को सुरक्षित जगह पर पार्क कर स्लीप मोड में किया गया सेट। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक का आज होगा आगाज। बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली में आज भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल रहेगी जारी। ओडिशा में भारी बारिश का कहर जारी। 6 जिलों में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की मौत, 3 जख्मी। इजराइल में न्यायिक बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लगातार 35वें हफ्ते में भी हजारों की संख्या में जुटे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। एशिया कप में बारिश से धुला भारत पाकिस्तान मैच। दोनों टीमों को मिला एक अंक। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता एशिया कप का खिताब। इस जीत के साथ भारत ने 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ले जाया गया था। रोवर अब तक चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं और चंद्रमा पर रात होने के बाद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया गया है। रिसीवर को चालू रखा गया है। उन्होंने कहा है कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। और वहीं आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्रा में एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सौर प्रणाली को समझने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 के सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का परिणाम है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता और प्रतिभा को फिर से साबित किया है। देश को आदित्य L1 की सफल लॉन्च पर गर्व और खुशी है। भारत का ये पहली सोलर मिशन है और उन्होंने आगे कहा कि इस उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। ये अमृतकाल के दौरान अंतरिक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, ये 1.4 अरब भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक सूर्य दिवस है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिशन चंद्रयान 3 और मंगलयान की अपार सफलता के बाद भारत अब सूर्य की ओर बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सफल प्रक्षेपण अंतर्ग्रही अंतरिक्ष अन्वेषण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, ओम आदित्याय नमः। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदित्य L1 मिशन के सफल लॉन्च पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात G20 की।
हरियाणा के नूह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक का आगाज होगा। बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। और वहीं दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सम्मेलन के दौरान मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। 3 चरणों में फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और सबसे पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और अंतिम चरण में दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रिहर्सल होगी। दिल्ली में आने जाने के लिए पुलिस ने यात्रियों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। संस्कृति के रंग काशी के संग वाराणसी में इन दिनों काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जारी है। 1 सितंबर को शुरू हुए महोत्सव में गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक सहित 4 श्रेणियों में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, जहां अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी का अवसर मिलता है। आजकल भाजपा के सांसद इसके आयोजन में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मैंने भी अपनी काशी में एक विनम्र प्रयास किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें शामिल प्रतिभागियों का जरूर उत्साहवर्धन करें। और भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। हैदराबाद में आयोजित दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं बैठक में शामिल मेहमानों ने सूफी संगीत का आनंद भी लिया। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में आयोजित की गई। बैठक में भारत के G20 स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। इस बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों, प्रौद्योगिकी सक्षम देखभाल और अन्य मुद्दों और समाधानों के बीच डिजिटल विभाजन पर जन केंद्रित फोकस के साथ साथ तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रेखांकित किया कि चिकित्सा प्रतिरोध उपायों के लिए औपचारिक वैश्विक समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने गोवा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 देशों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ पणजी में जन औषधि केंद्र का भ्रमण किया। देश में आज 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहा है और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इन्फॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल तक वाराणसी में आयोजित की गई। बैठक में G20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। Our aim is
to harness our knowledge and pass on to others. And the benefits of each one of them is different. विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्यकारी समूह ने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर 20 अप्रैल को एक वेबिनार का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण पर चर्चा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। दोनों सम्मेलनों की मेजबानी जकार्ता में आसियान का वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया करेगा। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की जाएगी। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना है। पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक समारोह से पहले एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि ये शिक्षा में उत्कृष्टता का एक प्रेरक उत्सव होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अब एक नए रूप में, नए उत्साह और नई उमंग के साथ। इस बार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में केवल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षक ही नहीं, बल्कि इसमें भाग लेंगे शिक्षा मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया इस साल के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कृत करेंगे और साथ ही मिलता है माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य। जो सपने आप क्लासरूम में बोते हैं, वो सपने उस घर के अंदर फुलवाड़ी बन करके पुलकित होने की शुरुआत करते हैं। किंतु कौन है श्रेष्ठ शिक्षक? आइए जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के शिक्षकों की झलकियां। एक श्रेष्ठ शिक्षक पढ़ना लिखना सिखाता है, तो कोई मस्ती की पाठशाला बनाता है, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सुलझाता है, फिजिक्स से प्यार करना सिखाता है, गणित को सरल बनाता है, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाता है, तो कोई बाल मजदूरी से बचाकर शिक्षा की ओर बढ़ाता है। नए नए तरीकों से ज्ञान पाने का वातावरण बनाता है।
तो कुल कितने रुपए के आलू इसने खरीदे? खेल और योग से तन और मन स्वस्थ बनाता है, शिक्षा को पर्यावरण से मिलाता है, स्वच्छता का महत्व बताता है, स्वार्थ त्याग कर जीना सिखाता है, तो कोई नई तकनीक से पढ़ना सरल बनाता है। कोरे कागज पे शब्द देता है, जो छात्रों के लिए सीढ़ी बन जाता है, वही शिक्षक कहलाता है। सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित हो रहे शिक्षकों का हम अभिनंदन करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के बेनेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बेनेश्वर धाम से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के साथ भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 19वें दिन कोटा में समापन होगा। दूसरी यात्रा के दौरान 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिले के कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। अमित शाह इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही बेनेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सराना में देशमुख नानाजी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही भगवान श्री कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना वो करेंगे और इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं के मुद्दे पर जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही समिति के सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और उधर ओडिशा में बारिश का कहर जारी है। बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 और अंगुल, बौद्ध, जगत सिंहपुर और ढेकनाल में एक व्यक्ति की जान चली गई। बिजली गिरने से खुर्दा में 3 लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल के निवासियों द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार 35 हफ्ते से लोग नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना से देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक बदलाव से जुड़ी अपीलों की सुनवाई शुरू होने से इजराइल में घरेलू संकट जैसी स्थिति बन गई है। और सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन षणमुगारत्नम ने कहा है कि वे उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन का सम्मान करते हैं और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय मूल के 66 वर्षीय षणमुगारत्नम ने 70% से अधिक मत हासिल कर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। सिंगापुर में 2011 के बाद पहली बार एक चुने हुए राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है। वे सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में षणमुगारत्नम ने कहा कि ये चुनाव विविध संस्कृति वाले सिंगापुर की एकता को परिलक्षित करता है।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारतीय पारी के बाद तेज बारिश की वजह से पाकिस्तान की पारी में एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी। अंपायरों ने काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों कप्तानों से बातचीत की और मैच को रद्द घोषित कर दिया। ऐसे में दोनों टीमों के एक अंक से उन्हें संतोष करना पड़ा। इससे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। वो 48.5 ओवर में 266 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी निभाई। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में 2-0 से हराया। दोनों टीमों ने निर्धारित समय में 4-4 गोल किए, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी में भारत की इस शानदार जीत पर टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने से लेकर शूटआउट में हॉकी 5S एशिया कप का फाइनल 2-0 से जीतने और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने तक ये हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के धैर्य और जुनून के बारे में बहुत कुछ बताता है। अद्भुत प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में अपनी जगह बनाने के लिए मैन इन ब्लू को बधाई। टीम को मेरी शुभकामनाएं। और आइए अब रुक करते हैं मौसम का, लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए कि विभिन्न शहरों में तापमान क्या कहता है। नमस्कार।